हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। आज हम कोई क्लास नहीं लेके आए, ठीक है। मीन्स आज हम किसी सब्जेक्ट की कोई क्लास नहीं लेके आए। आज हम वो वीडियो लेके आए हैं जिसकी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसा कि अब 10th क्लास का एग्ज़ाम है जो वो ओवर हो चुके हैं, रिज़ल्ट अपकमिंग डेज़ में आ जाएगा। उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। आप लोग देख लेना चैनल पे। और सेकंड थिंग है कि अब 10th हो गई है, 11th में एडमिशन लेना है। लेकिन 11th में ये नहीं होता कि हाँ कि एक सब्जेक्ट है सारे वो चूज़ कर लेंगे। 11th में हमारे पास सब्जेक्ट चॉइसेस आ जाती हैं और यही सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स के लिए कि क्या सब्जेक्ट लें, ठीक है बच्चे। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है जो मैंने आपके लिए बनाई है। इस वीडियो को अच्छे से देखना, हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनना ध्यान से, और फिर आप लोग डिसाइड जब करोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो फ्यूचर ओरिएंटेड ऑप्शन हैं, मैं वो सब आपको हर एक स्ट्रीम में, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से बताऊंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैंने देखो शॉर्ट्स में आपको बताया भी था कि कंप्लीट डिटेल देंगे आपको, तो आज उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है। प्रॉब्लम हमें आती है, एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम है हमारे साथ ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने मतलब हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है और हम चूज़ क्या कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, ठीक है। तो हमारे पास 2 थिंग्स हैं, एक है हमारा सब्जेक्ट इंटरेस्ट, एक है हमारा गोल। सपोज़ आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि साइंस मुझे पसंद है, ठीक है, तो आपके लिए इजी है, फिर आप साइंस चूज़ कर लेना। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को होता है कि साइंस तो मुझे बहुत पसंद थी लेकिन साइंस में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो अब मैं आगे साइंस नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। मार्क्स के बेस पे कभी भी जो सब्जेक्ट की सिलेक्शन है वो नहीं करनी चाहिए। आपके ना माइंड में किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर ऐसे फिट होता है, ये तो इजी है, इसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके तो एक बारी रिवीजन से मैं आराम से कर पाऊँगा, उसको लेकर हमेशा कॉन्फिडेंस है जो बिल्ट रहता ही रहता है। कोई सब्जेक्ट तो ऐसा होता है, किसी को लैंग्वेज वाले में होता है, किसी को मैथ्स में होता है, किसी को एसएसटी में होता है, ठीक है बच्चे। तो उस बेस पे आपने डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। सेकंड थिंग है जो हमारे पास, वो है आपका गोल। कई स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग में ही गोल फिक्स होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेनी है हमने, यानी कि आपने मेडिकल लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम अब यही डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं आपके 11th में, और फिर फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शन है जो आपके पास रहते हैं, ठीक है बच्चे। एक मेन बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, हमारे पास एक ना सोसाइटी का प्रेशर होता है, ठीक है। लोग बोलते हैं अरे ये तो इतना इंटेलिजेंट था, इसने आर्ट्स लिया है, इसने कॉमर्स किया है, इसको तो साइंस लेनी चाहिए थी। इन बातों को बिल्कुल इग्नोर करना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करनी है और पेरेंट्स का भी प्रेशर नहीं मानना, उनको भी समझाना है, ठीक है। अगर वो आपको जोर देते हैं ना कि ये नहीं बेटा ये लो, तो आप उनको समझाओ कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैंने इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है और इसमें मैं अपना जो फ्यूचर है वो ज़्यादा सेफ कर पाऊँगा, ज़्यादा सिक्योर कर पाऊँगा। तो पेरेंट्स को अच्छे से समझाना है आपने अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, जिस तरह से आपको लगता है कि वो समझते हैं। सोसाइटी का प्रेशर नहीं मानना, फ्रेंड्स के साथ नहीं चलना, वो भेड़ चाल होती है, वो 4 दिन की चाल होती है, ठीक है। तो चलो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डिस्कस करते हैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में और उनके ओरिएंटेड जो हमारे फ्यूचर में ऑप्शन है। तो देखो, विच स्ट्रीम यू विल चूज़ आफ्टर 10th, यही है हमारा आज का टॉपिक। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज़ यानी कि हम बोल देते हैं, तो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं आर्ट्स में। लैंग्वेज आपकी कंपलसरी है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो उसके बाद 11th 12th में आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 2 तो लैंग्वेज के हो गए। अब 3 सब्जेक्ट और हैं आपके। 3 में आपका फर्स्ट तो 2 तो हो गए, ये हिस्ट्री पोल साइंस। थर्ड आपका चॉइस का होता है, ये इकोनॉमिक्स ले लो, कोई मैथ्स ले लेता है, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, पब्लिक एड। वो अलग अलग स्कूल में किसी में 4 सब्जेक्ट होते हैं चॉइस में, किसी में 5 है, किसी में 7 है। थोड़ा बोर्ड के अकॉर्डिंग भी होता है, जैसे सीबीएसई में 2-4 सब्जेक्ट अप डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट रहते हैं। तो 10th में अगर आपका इंटरेस्ट एसएसटी में बड़ा अच्छा है तो आप लोग आर्ट्स की साइड जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर 10th में एसएसटी में आपको कुछ समझ नहीं आता, हमेशा ये लगता है कि कंफ्यूज करती है,
तो आपने उसको नहीं चूज़ करना, आप फिर दूसरा सब्जेक्ट देखो आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है। उसके बाद 11th-12th आपकी हो गई, ठीक है, अच्छा स्कोर आ गया। नेक्स्ट स्टेप है आपका ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं तो इसको हम बोलते हैं बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर अगर आपने मैथ चूज़ किया है तो उसको हम बोल देते हैं बीए विद मैथ्स, ठीक है। ग्रेजुएशन होने के बाद क्या करते हो आप लोग, 12th के बाद भी करते हैं, जैसे अपने हरियाणा में है HSSC बोलते हैं हम, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब इसमें जैसे अभी आज कल जो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में है, CET, कि पहले CET होना है, 12th बेस का अलग होता है आपका, ये 10th बेस का आपका अलग होता है, यानी कि D ग्रुप का एक होता है, C ग्रुप का एक होता है, ठीक है। तो जो CET है आपका वो आप 12th पास करके फिल कर सकते हो, लेकिन कई एग्ज़ाम हैं वो ग्रेजुएशन बेस हैं। तो कोई भी जो वैकेंसी आती है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया यानी कि BA वगैरह आपकी होगी, तो आप ग्रुप B ग्रुप C की पोस्ट है जो वो फिल कर सकते हो आराम से, ठीक है। जैसे जो आपके क्लर्क वगैरह होते हैं ये C ग्रुप में आते हैं, ठीक है। कुछ हायर पोस्ट होती हैं आपकी तो वो आपकी ग्रुप B में आती हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अप है तो आप अप वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने टीचिंग लाइन में जाना है, अब टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो सभी लाइंस में हैं, वो आर्ट्स में भी हैं, कॉमर्स में भी हैं, साइंस में भी हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या रहता है ये देखो। जो टीचिंग लाइन है हमारी, इसमें हमारे पास क्या है, अगर आपने BA कर लिया है तो टीचिंग में जाने के लिए आपको साथ में B.Ed करनी पड़ेगी, ठीक है। BA और B.Ed है तो आप TGT के लिए एलिजिबल हो जाओगे। TGT मतलब जो ग्रेजुएट टीचर हम बोलते हैं, जो 6th to 8th क्लास के टीचर होते हैं स्कूल्स में, जो आपके स्कूल में 6 to 8 टीच करते हैं उनको हम बोलते हैं TGT टीचर, ठीक है। लेकिन सिर्फ B.Ed करना ही एनफ नहीं होता, उसके बाद स्टेट एग्ज़ाम को भी क्रैक करते हैं, जैसे HTET हो गया, या सेंट्रल एग्ज़ाम होता है हमारा CTET हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ में आपकी B.Ed है, आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं जो रिक्वायर्ड एग्ज़ाम है अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट, तो उसके बाद आप क्या कर सकोगे, आप लेक्चरार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। लेक्चरार वाला एग्ज़ाम जो हम जैसे HTET PGT बोलते हैं, वो अगर आपका क्वालिफाई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने नेट क्लियर कर रखा है, आपने फिर PhD कर लिया, तो आप कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। और उसके बाद स्पेशल फील्ड की अगर हम बात करते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, पब्लिक एड में, मीडिया में, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, मेन बात है कि आपने अपना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करना है कि वो हमारा क्या है। और यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है UPSC, ठीक है, ग्रुप A की पोस्ट है ना हमारे इंडिया में, टॉप मोस्ट जिसको हम बोलते हैं, UPSC है, जिसमें हमारे IAS वगैरह हो गए, ये जो पोस्ट होती हैं, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो इसके सब्जेक्ट होते हैं तो वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये नहीं होता कि मतलब आपने अगर साइंस कर ली तो आप IAS नहीं लग सकते, ठीक है, आप UPSC का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप आर्ट्स से हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इजी रहता है, बिकॉज़ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं आपके वो आप अपने 11th-12th में या फिर ग्रेजुएशन में क्लियर कर चुके होते हो, ठीक है। फिर जो आपका UPSC के टाइम पे जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, ये हिस्ट्री वगैरह या फिर जो भी आप फिर वहाँ पे मतलब सब्जेक्ट चूज़ करते हो, तो आपको ये है कि एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर है ना, वहाँ पे तो कन्फ्यूज़न नहीं है ना। कॉमर्स करके UPSC करोगे वहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आते ही है, एक बार तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही मैनेज करके चलते हैं फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये सबसे मतलब बेस्ट टाइम है, बेस्ट चॉइस के लिए, फ्यूचर के लिए, आपके लिए। उसके बाद ये हो गया हमारा आर्ट्स के ऑप्शन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारी जो स्ट्रीम, दैट इज़ कॉमर्स। 10th क्लास में आपको अगर लगता है कि शुरू से ही मुझे तो बिज़नेस में इंटरेस्ट है, ठीक है, फाइनेंशियली जो कैलकुलेशन वगैरह होती है मैथमेटिक्स में, जैसे कई चैप्टर आते हैं आपके, स्टैटिस्टिक्स वगैरह हो गया, डाटा हैंडलिंग वगैरह हो गया, उन चैप्टर्स में आपको बड़ा इंटरेस्ट है, वो टेबुलेट फॉर्म में जो होते हैं उनको करने में, मतलब अकाउंट्स में, जैसे बिजनेस में कई स्टूडेंट्स को होता है ना कि नहीं ये स्टडी क्या है, ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, मतलब बिजनेस टाइप की बातें करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन जो होता है दैट इज़ कॉमर्स, ठीक है। अब कॉमर्स में हमारे सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं, कॉमर्स में हमारे पास अकाउंट बिजनेस तो होते ही हैं, कंपलसरी हैं। उसके बाद लैंग्वेज आपकी कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश,
तो 4 सब्जेक्ट हो गए ये। 5th जो सब्जेक्ट है मैथ्स और इको, ठीक है। इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हो या मैथ्स चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बेस पे आपके फर्दर ग्रेजुएशन में जो आपकी स्ट्रीम है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए कॉमर्स के। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपने कॉमर्स कर ली 11th 12th में, उसके बाद आप लोग जाते हो ग्रेजुएशन के लिए, और जो कॉमर्स वाली ग्रेजुएशन है उसको हम बोलते हैं बीकॉम। क्या बोलते हैं उसको, बीकॉम, ठीक है। और अगर आपके पास 12th में मैथ था तो वो बीकॉम ऑनर्स में आ जाता है, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट लेके आप इसमें जैसे कंप्यूटर वगैरह कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो बीसीए कर सकते हो आप, बीबीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस वाला है जो ये, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपकी हो गई। अब इसके अंदर फील्ड कौन कौन से आते हैं, जो कॉमर्स हैं इसके अंदर हमारे फील्ड कौन कौन से आते हैं। फील्ड्स हैं जो इसमें हमारे पास वो क्या क्या है, फाइनेंस का हो गया आपका, अकाउंटिंग का, बिजनेस मैनेजमेंट का, या फिर हमारे ऑप्शंस हैं ये लो के साथ, जैसे जो आपने सुना है ना कि वो सीए लगा है, वो सीएस लगा है, तो ये क्या होते हैं, सीए सीएस है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम होते हैं, कोर्स होता है ये आपका कॉमर्स करने के बाद जो आप लोग करते हो। अगर ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो आप इन अच्छी अच्छी पोस्टों पे है जो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं टीचिंग लाइन की। तो टीचिंग लाइन के लिए तो सभी एलिजिबल हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बीकॉम के साथ अगर आप बीएड कर लेते हो, आपका स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो यहाँ पे आप एक गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो, ठीक है, प्राइवेट टीचर भी बन सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब कई स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो वही जो जैसे हमारे स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप एबीसी की पोस्ट है, सेंटर एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कंपटीशन में बात करती हूँ, तो कंपटीशन में इनका जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास बिजनेस अकाउंट सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं थोड़ा सा कॉमर्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए, और प्रायोरिटी भी होती है, ठीक है। मतलब जैसे ये एग्ज़ाम निकलते हैं ना, इनकी पोस्ट निकलती हैं, तो प्रायोरिटी वहाँ दी जाती है कई बार कॉमर्स स्टूडेंट्स को, ठीक है बच्चे। उसके बाद है जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कंपनीज सिलेक्शन वगैरह भी हो जाती है अगर कंप्यूटर की आपको अच्छी नॉलेज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस की। अब साइंस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है नॉन मेडिकल और एक होता है आपका मेडिकल। अब हम इनके सब्जेक्ट की बात करते हैं वन बाय वन। 10th क्लास तक आप साइंस पढ़ते हो, HBSC के स्टूडेंट्स को कम नॉलेज होती है फर्दर सब्जेक्ट की, कि जैसे साइंस में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो 3 पार्ट होते हैं। CBSE में तो मतलब उनको पता ही होता है क्योंकि उनकी बुक्स ही इस तरीके से होती हैं कि केमिस्ट्री की अलग होती है, फिज़िक्स की अलग, बायो की अलग। तो उन स्टूडेंट्स को अच्छे से पता भी चल जाता है कि केमिस्ट्री के अंडर ये टॉपिक आते हैं, फिज़िक्स में ये हैं, बायो में ये हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो बड़ा इजी रह जाता है फिर ये करना। तो अगर नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो नॉन मेडिकल में आपके देखो दो सब्जेक्ट तो हैं कंपलसरी, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या होगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 3 सब्जेक्ट क्या होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आपके पास ये 5 सब्जेक्ट हैं, PCM यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और फिर आपकी 2 लैंग्वेज। कई स्कूल्स में हिंदी की जगह पे ये फ़िज़िकल एजुकेशन भी डाल देते हैं, ठीक है। वो स्कूल का और बोर्ड का थोड़ा सा इसकी वजह से वेरिएशन आ जाती है। अब ये 5 सब्जेक्ट आपके हो गए नॉन मेडिकल के। नॉन मेडिकल आपने कर ली, उसके बाद आपके ऑप्शन देखो क्या क्या होंगे। कुछ स्टूडेंट्स तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं यानी कि BSc नॉन मेडिकल कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स BSc इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मेन जो उनका सब्जेक्ट है वहाँ पे फ़िज़िक्स रहता है और उसमें फ़र्दर जो ऑप्शन आपके फ़िज़िक्स बेस पे हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे BSc कंप्यूटर साइंस भी कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आपकी फ़िज़िक्स नहीं होती, वहाँ पे केमिस्ट्री आ जाती है, और जो BSc इलेक्ट्रॉनिक्स है आपकी उसमें केमिस्ट्री नहीं होती, वहाँ पे फ़िज़िक्स ज़्यादा आती है। उसके बाद है, अगर आपने 12th नॉन मेडिकल कर ली, आप पॉलिटेक्निकल साइड जा सकते हो। पॉलिटेक्निकल के बाद आप BTech कर सकते हो। पॉलिटेक्निकल के बाद आप 10th के बाद भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th के बाद आपकी पॉलिटेक्निकल 3 इयर्स की होती है, ठीक है, एंड देन BTech। 12th के बाद आप पॉलिटेक्निकल करते हो तो आपकी पॉलिटेक्निकल वहाँ पे 2 इयर्स की होती है,
ठीक है बच्चे। ITI भी आप लोग कर सकते हो 10th करके, अच्छे उसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है स्ट्रीम में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अगर एडमिशन हो जाता है तो 10th के बाद आप लोग ITI भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सा कॉलेज चूज़ करके, अच्छे से स्ट्रीम चूज़ करके। एक फिर यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अगर कंपटीशन, हायर कंपटीशन की मैं बात करती हूँ, जैसे यहाँ तो मैंने आपको बताया पॉलिटेक्निकल के बाद बीटेक, 12th के बाद हमारे पास क्या होता है, एक जेई का एग्ज़ाम होता है, आपने सुना भी होगा नीट जेई। ठीक है, तो ये भी बताएंगे आपको। जेई के बाद क्या होता है, अगर आपका रैंक अच्छा आ जाता है तो ये जो आपके कॉलेजेस होते हैं IIT वगैरह के, NIT वगैरह के, आपकी रैंकिंग के बेस पे आपको कॉलेज मिलता है। तो उस अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आपको IIT के मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है जो मिल जाती हैं बीटेक वगैरह करने के लिए। तो आप अगर चाहो तो 12th के साथ साथ अपने जेई की, अपने नीट की एग्ज़ाम की है जो साथ के साथ कोचिंग है जो शुरू कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपनी स्टडी को ही उस तरीके से करो कि आपको जब ये एग्ज़ाम में आप बैठो तो थोड़ा बहुत उसके लेवल की आपको नॉलेज हो। ठीक है, उसके बाद आपने BSc कर ली सपोज नॉन मेडिकल से, फिर आपने बीएड कर ली, तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, या फिर जो दूसरे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप जा सकते हो। जैसे ना जो ये नॉन मेडिकल वालों के लिए कई एग्ज़ाम अलग भी होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे एक क्लर्क वगैरह है तो ये तो सारे कर ही सकते हैं किसी भी स्ट्रीम के, लेकिन कुछ एग्ज़ाम हैं कि जो सिर्फ नॉन मेडिकल वाले बच्चे जा सकते हैं। जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चॉइस होती है। कई लैब वालों में ये होता है कि केमिस्ट्री की चॉइस होती है। ठीक है, ये साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह के इस तरह के एग्ज़ाम है जो हमारे होते हैं, तो उसमें अलग से कंपटीशन में वो चॉइस भी होती है आपकी। उसके बाद बीटेक अगर आपने कर ली तो बीटेक के बाद तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी सिलेक्शन की। कई स्टूडेंट्स का तो फाइनल ईयर में होते होते अपने कैंपस से ही सिलेक्शन हो जाता है, और कंपनी वाले बहुत अच्छा पैकेज भी देते हैं अगर स्टूडेंट्स अच्छे हैं ना, अच्छा मतलब उनको नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, तो कंपनी साइड बहुत बेस्ट है। हर एक गवर्नमेंट जॉब को माफ़ करती है जो कंपनी लाइन है। ठीक है, लेकिन ये है कि तो यहाँ से आप लोग कंपनी लाइन है जो वो ज्वाइन कर सकते हो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, उसके बाद अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई चूज़ कर लिया, जैसे आपने MSc केमिस्ट्री कर ली, MSc फिज़िक्स कर ली। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप उस लाइन में आगे PhD करके फर्दर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोग नेट क्वालिफाई कर सकते हो। देन उसके बाद आप लोग बीएड अगर कर रखी है तो आप लोग लेक्चरर के पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाती हो अपना HTET क्वालिफाई करके, जैसे अगर मैं हरियाणा की ही बात कर रही हूँ पर्टिकुलर। ठीक है, और अगर आपका नेट क्वालिफाई है, आपने PhD कर रखी है, तो आप कॉलेज में जो टीच करते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन वालों को जिनको हम प्रोफेसर बोलते हैं, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ से जो स्किप हो गया, अगर आप नॉन मेडिकल लाइन से हो तो जो डिफेंस लाइन होती है, जैसे जो ये आपने NDA वगैरह हो गए, ठीक है, आर्मी ऑफिसर वगैरह हो गए, तो इस लाइन में भी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे ये नेवी वगैरह हो गया, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है, बॉयज़ को खासकर इंटरेस्ट रहता है यहाँ पर इस लाइन में। नेक्स्ट है जो हमारे पास लास्ट है जो मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन में अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो नॉन मेडिकल से सिर्फ मैथ्स और बायो का डिफरेंस होता है। नॉन मेडिकल में आप लोग मैथ्स लेते हो और मेडिकल में आप लोग बायो लेते हो। ठीक है, बाकी वही सब्जेक्ट हैं, 2 लैंग्वेज आएगी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स आएगी। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, कुछ स्टूडेंट्स तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, BSc मेडिकल कर ली, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फिर वही ऑप्शन आपके स्टेट एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। ठीक है, और मेडिकल वालों को एक बेनिफिट बड़ा रहता है, इनकी जो पोस्ट होती हैं यानी कि जो इनके फील्ड ऑफ वर्क होते हैं वो अलग ही होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए इनकी जो गवर्नमेंट पोस्ट पे सिलेक्शन है वो भी थोड़ा ईजी रहती है। ठीक है, जैसे अपने हरियाणा में भी बात करें, जैसे स्टाफ नर्स वगैरह हो गए, इस तरह से MPHW हो गए, तो इनकी एक अलग ही लाइन रहती है, इनका उस भीड़ में से अलग छंट जाते हैं ये, मतलब स्टूडेंट्स भी बहुत कम होते हैं अप्लाई करने वाले, तो इनकी लिस्ट भी बहुत कम रहती हैं जितना अभी तक मैंने देखा है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ठीक है बच्चे, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होता है कि 12th के साथ साथ हमने तो नीट करना है या 12th के बाद नीट करना है। नीट क्या होता है, ये एक कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम होता है, इसमें अगर आप कर लेते हो जेई की तरह और आपकी अच्छी रैंकिंग आती है तो आपको अच्छे कॉलेज में और अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाता है।
अच्छे कोर्स में अगर हम बात करें कौन से कोर्स, जैसे डॉक्टर होते हैं, हम बोलते हैं MBBS है, वो BA MS है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, नर्सिंग लाइन होगी, या फिर जो डेंटिस्ट होते हैं BDS जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो दूसरे मेडिकल फील्ड है, ठीक है बच्चे। तो नीट के एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस होता है वही सिलेबस होता है आपका जो आप 12th में करते होते हो। जो मेन सब्जेक्ट है आपके, ये लैंग्वेज नहीं आती वहाँ पे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेट कंपटीशन, सेंटर कॉम्पिटिशन्स, इनके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। टीचिंग लाइन में भी आप लोग चले जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायो वालों को वही सेम प्रोसीजर रहता है जैसे आर्ट्स कॉमर्स नॉन मेडिकल का था, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी जो फ्यूचर ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मेडिकल के लिए हो गई हैं, ठीक है। अगर एक कोई स्टूडेंट ऐसा है ना कि बस मतलब साइंस के पीछे पागल है, कि साइंस की हर एक कंटेंट, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर है, मतलब केमिस्ट्री में भी उसको पूरा इंटरेस्ट है, फिज़िक्स में भी उसको पूरा इंटरेस्ट है, बायो भी उसकी बड़ी अच्छी है, और उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो स्टूडेंट मेडिकल लाइन चूज़ करे। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि साइंस भी अच्छी है और मैथ्स भी अच्छा है, वो स्टूडेंट नॉन मेडिकल चूज़ करे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको नॉन मेडिकल और मेडिकल के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। होप सो आपके सारे डाउट्स हैं जो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और चॉइस होती है हमारी लास्ट में, वो होती है सबसे ख़तरनाक चॉइस, ठीक है। तो ये बड़ा सोच समझ के चूज़ करना, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ हम लास्ट तक ये कर पाएंगे तो वही इसको चूज़ करना। तो ये होती है मेडिकल के साथ एडिशनल मैथ्स कर लेते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि ये मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों सब्जेक्ट हमने ले लिए, ठीक है। ये होते हैं मल्टी टैलेंटेड बच्चे, ये रेयरली होते हैं, 5-7%, 5-7 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 2-3% ही ऐसा कर पाते हैं लास्ट तक, ठीक है। स्टार्टिंग में ले बहुत लेते हैं, लेकिन मुझे पता है बीच में ही स्किप करना पड़ता है उनको, बिकॉज केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ्स का सिलेबस ही इतना होता है कि उसको ही अच्छे से करें तो उतना 3 सब्जेक्ट ही हो पाते हैं, तो 4th सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बायो वाले स्टूडेंट मैथ्स लेते हैं तो उनको मैथ काफ़ी टफ भी लगता है, क्योंकि जो ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन होता तो है, लेकिन मैथ्स तो अपनी एक अलग ही वैल्यू है ना, उनको वो सिलेबस भी नहीं पूरा हो पाता, वो फिर लास्ट में सिर्फ ऐसे कहते हैं कि हमने सिर्फ मैथ्स में पास होना है। वो सिर्फ ये एक शो अप है कि हाँ मेरे पास दोनों सब्जेक्ट हैं, या फिर बाद में मेरे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। वो दोनों के चक्कर में एक लाइन में भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते। जैसे बोलते हैं ना कि 2 नाव में पैर रख के और फिर तो मतलब गिरता ही है बंदा, है ना। तो बेस्ट ये है कि आप एक ऐसा चूज़ करो जिसमें आपको लगे आपका इंटरेस्ट अच्छा है, लास्ट तक आप उसमें अपना बेस्ट कर पाओगे, ठीक है बच्चे। तो मेरे ख्याल से मैंने सभी सब्जेक्ट का अच्छे से आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी ये लगे कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। अच्छा, सेकंड थिंग मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल है, तो वो व्हाट्सएप चैनल इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी वीडियो अपलोड हो वो आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूँ, या फिर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ पेज चाहिए हो, कोई PDF चाहिए हो, ठीक है, आप लोगों को मेरे से बात करनी हो या कुछ भी, तो मैं वहाँ पे आपको शेयर कर सकती हूँ। वहाँ पे आपके साथ इंटरेक्शन है जो वो हो जाएगी, जो व्हाट्सएप चैनल होता है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। और ये जो वीडियो है इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक हर एक बात को अच्छे से ध्यान से 2-2 बार सुनना है, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, आपके फ्यूचर की बात है, ठीक है। आपका फ्यूचर है जो अब इस सब्जेक्ट की चॉइस के बेस पर ही टिका है। किसी ने सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आना, किसी ने फ्रेंड्स के पीछे नहीं भागना, किसी ने पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं आना, ठीक है। और किसी ने ये नहीं सोचना कि मेरे अगर आज साइंस में 100 में से 90 आए हैं तो मैं साइंस ही लूँगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं होता, वो तो टाइम की बात होती है। कई बार आपका किया हुआ सारा आ जाता है, कई बार आप 99% करके चले जाते हो और 1% छोड़ देते हो और वही 1% पेपर में आ जाता है, फिर भी आपका स्कोर मतलब ये है कि हम बोलते हैं कि नहीं आता, नहीं उस सब्जेक्ट में परसेंटेज बनती। तो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना गोल देखना है और अच्छे से फिर डिसाइड करना है। और हमारे चैनल पे हमने 11th क्लास का फिज़िक्स का सिलेबस है जो वो स्टार्ट कर दिया है। 8th 9th 10th की साइंस की क्लासेस भी आपकी गोइंग ऑन है
और 12th का भी फिज़िक्स का सिलेबस अपकमिंग डेज में बस स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है। और भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई और वीडियो चाहिए हो इसी से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और सभी स्टूडेंट्स ने कमेंट करना है कि आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, 11th में आप क्या सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें भी पता लगे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो नॉन मेडिकल के हैं, ठीक है। मेरी स्ट्रीम नॉन मेडिकल है बच्चे। इस चैनल पे मैं आपको 11th फिज़िक्स तो करवाऊँगी ही, बीच में आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैथ्स भी करवा देंगे और केमिस्ट्री भी करवा देंगे। तो PCM की टेंशन नहीं लेनी अगर आप लोग साइंस सिंप्लीफाइड के साथ जुड़ गए हो, ठीक है बच्चे। तो होप सो आज आपको हर एक बात क्लियर हुई होगी, और ये भी आशा करती हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, हर एक सब्जेक्ट का जो है बस उतना ही आपको बताना था और वो बता दिया है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो आपने बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। एंड स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।